सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 47 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने व्याख्यान क्रमांक 46 के अंतर्गत भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर विस्तार से बात की थी और उसके अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया था कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे किन कारकों का, किन शक्तियों का योगदान था। और इसी भारतीय राष्ट्रवाद की एक चरम अभिव्यक्ति जिस राजनीतिक संगठन के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर होती है वो अखिल भारतीय स्तर की प्रकृति का संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन के रूप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीय राजनीतिक जागरण और भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले एक अग्रणी संगठन के रूप में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को अस्तित्व में आया। इन सारी बातों का जिक्र हमने अपने व्याख्यान क्रमांक 46 के अंतर्गत किया था। आज का जो हमारा ये व्याख्यान है, इस व्याख्यान के अंतर्गत हम उस बात का पड़ताल करेंगे या उस बात को विस्तार से समझने का एक प्रयास करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में आने से पहले क्या किन्हीं राजनीतिक संगठनों की इसके निर्माण में कोई भूमिका थी या भारत में राजनीतिक चेतना के विकास में या अलग अलग क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय जागरण का काम किया गया उनके पीछे किन संगठनों की, किन राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका थी जिन्हें हम कांग्रेस के एक पूर्वगामी संगठन के रूप में याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा व्याख्यान है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के उन्हीं अलग अलग क्षेत्रों में उदित हुई या संस्थापित हुई या विकसित हुई राजनीतिक संस्थाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो आज के इस व्याख्यान में हम समझने जा रहे हैं, आज के इस व्याख्यान में विस्तार से पड़ताल करने जा रहे हैं कि कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हुई, उन राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति क्या थी और बाद में इन राजनीतिक संस्थाओं ने किस प्रकार से वो बैकग्राउंड तैयार कर दिया जिसके कारण से अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे कि कांग्रेस से पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, उनके कार्य क्या थे या उनकी प्रकृति किस प्रकार की थी। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कांग्रेस से पूर्व की जो भी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई उन राजनीतिक संस्थाओं की सीमाएं क्या थी, उनकी लिमिटेशंस क्या थी। और तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं जो स्थापित हुई उन संस्थाओं की उपादेयता या उनके प्रभाव या महत्व को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे और किन परिस्थितियों के चलते हुई। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर, अर्थात कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1885 ईस्वी में स्थापना हुई उससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति, उनका स्वरूप किस प्रकार का हो सकता है, इसको हम पांचवें बिंदु में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान है उसकी हम शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस से पूर्व की कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी, उनका अलग अलग क्षेत्र कौन सा था, किस किस वर्ष में स्थापित हुई, उनका आधार और उनकी प्रकृति क्या थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, कांग्रेस जब मैं बोलता हूं तो कांग्रेस का पूरा नाम समझा जाना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन संक्षेप में हम ज्यादातर कांग्रेस शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, हम बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब भी मैं आप सबके समक्ष अपने इस व्याख्यान के माध्यम से जब भी मैं ये उच्चारित करूं कि कांग्रेस, तो उसका तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही समझा जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई। इसमें हम मुख्यतः बात करने जा रहे हैं कि बंगाल, बंबई और मद्रास में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो स्थापित हुई, उन्होंने राजनीतिक जागरण की दिशा में क्या क्या कार्य किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। बंगाल है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ, चाहे हम कहें कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रणेता के रूप में जाना जाता है
और उसी प्रकार से बंगाल ही वो पहला प्रांत था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन आया था। तो बंगाल में जब हमने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात की 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की हम बात कर रहे थे, तो हमने वहां पर यह देखा था कि राजा राममोहन राय को जिस प्रकार भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के अग्रणी की भूमिका दी जाती है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, उसी प्रकार ये राजा राममोहन राय ही थे जिन्हें भारत में राजनीतिक जागरण के एक अग्रता की भूमिका भी उनको प्राप्त है। अर्थात राजनीतिक एक अग्रणी भूमिका में एक प्रवक्ता के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने न केवल वो भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को दूर करना चाहते थे, अपितु उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर और राजनीतिक हितों से संबंधित, जो भारतीयों के हितों से संबंधित मुद्दे थे, उनको भी उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश संसद के सामने विभिन्न प्रकार के पत्राचारों के माध्यम से, सार्वजनिक बहस के माध्यम से और संसदीय तरीकों से प्रस्तुत करने का प्रयास है वो किया था। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो त्रुटियां थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जिस प्रकार से भारतीयों के साथ भारतीय किसानों से ज्यादा टैक्स की वसूली की जा रही थी और जमींदारों को उन पर एक प्रकार से खुली छूट दे दी गई थी कि वो किसानों से जितना चाहे लगान वसूल कर सकते हैं। तो राजा राममोहन राय वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में हम मान सकते हैं, राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में जिन्हें माना जा सकता है, अर्थात जिन्होंने सबसे पहले भारतीयों के राजनीतिक बिंदुओं को या राजनीतिक चेतना से संबंधित बिंदुओं को ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश प्रशासकों और ब्रिटिश संसद के समक्ष संसदीय तरीकों से रखने का प्रयास किया। जब हम बात कर रहे हैं कि संसदीय तरीके का तात्पर्य यह है कि आपके एप्लीकेशन के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से एक तर्कों के आधार पर अपना एक ड्राफ्ट बना करके और एक सार्वजनिक बहस के माध्यम से उन मुद्दों को जिससे आप उनकी मांग कर रहे हैं उस तक पहुंचा दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं संसदीय तरीकों की। तो राजा राममोहन राय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक जागरण में एक प्रमुख भूमिका निभाई और राजनीतिक जागरण का जो अग्रणी प्रवक्ता जो माना जाता है वो भी राजा राममोहन राय को ही माना जाता है। राजा राममोहन राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि भारत में जो देसी हस्तशिल्प उद्योग है, दस्तकारी उद्योग है, उसको भी संरक्षण देने के लिए कुछ प्रयास है वो किया जाना चाहिए और ब्रिटिश हुकूमत को और ब्रिटिश संसद और उस समय के ब्रिटिश प्रशासकों को इस संदर्भ में उन्होंने विस्तार से प्रार्थना पत्र भी भेजे, अपने ज्ञापन भी दिए। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने यह भी मांग की कि जमींदारी व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का नाम दे दिया गया है, उस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसानों का अतिशय उत्पीड़न हो रहा है और जमींदारों को किसानों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं रह गई है। तो इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व की लगान वसूली व्यवस्था में कुछ अपेक्षित सुधार किए जाए। इसके अलावा उन्होंने जो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की भी बात की, वो राजा राममोहन राय थे। तो राजा राममोहन राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारंभिक स्तर पर राजनीतिक बिंदुओं से संबंधित भारतीयों की मांग को ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश प्रशासकों के समक्ष संसदीय तरीकों से प्रस्तुत किया। तो जब भी हमारी ये बात आए कि भारत में राजनीतिक जागरण की शुरुआत का श्रेय किस प्रांत को दिया जाता है, तब तो हमारा जो उत्तर होगा वो यही होगा कि राजा राममोहन राय को बंगाल प्रांत को राजनीतिक जागरण का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए कि बंगाल ही वो प्रांत था जो सबसे पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में आया। बंगाल ही वो प्रांत था जिस पर ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश प्रशासकों ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल ही वो क्षेत्र था जहां पर से सबसे पहली बार राजा राममोहन राय ने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण को प्रारंभ किया। बंगाल ही वो प्रांत था जहां से भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। तो राजनीतिक जागरण की दिशा में भी सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाला प्रांत है वो बंगाली था और यहाँ पर राजा राममोहन राय ने प्रारंभिक स्तर पर राजनीतिक बिंदुओं से संबंधित, राजनीतिक जागरण से संबंधित उन प्रमुख बिंदुओं को अपनी आवाज दी, अपनी अभिव्यक्ति दी संसदीय तरीकों के माध्यम से। बाद में राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद में उसके कुछ अनुयायी थे जो राजा राममोहन राय के जीवन दर्शन में विश्वास करते थे, उनकी चिंतन दृष्टि में विश्वास करते थे। तो राजा राममोहन राय के उन अनुयायियों ने सबसे पहली बार, जिसे हम कहें कि सिर्फ उसको राजनीतिक कार्य ही करने हैं, ब्रिटिश हुकूमत के सामने, ब्रिटिश प्रशासकों के सामने भारतीयों की कुछ कॉमन राजनीतिक जो मांगे हैं, जो राजनीतिक अधिकार उनको मिलने चाहिए, उनसे संबंधित बिंदुओं पर काम करने के लिए सबसे पहली बार जो संस्था अस्तित्व में आई वो थी बंग भाषा प्रकाशक सभा।
1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा की नींव रखी गई और इसकी नींव रखने वाले लोग थे वो यही थे कि राजा राममोहन राय के अनुयायी थे। राजा राममोहन राय के अनुयायी ने कुछ मुद्दों पर, जैसे जमींदारी व्यवस्था में कुछ सुधार किए जाए, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की जाए और भारतीय दस्तकारी और हस्तशिल्प की जो वस्तुओं पर भारी भरकम जो विदेशों में जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स में भी कुछ छूट दी जाए, अर्थात भारतीयों के भी राजनीतिक जागरण की दिशा में कुछ प्रयास है वो किए जाए। इस प्रकार का एक इनिशियल प्रयास है वो बंग भाषा प्रकाशक सभा के माध्यम से किया गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक संगठित राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत किस संस्था से हुई, तो संगठित राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है 1838 ईस्वी में एक संगठन खड़ा हुआ, एक सभा स्थापित हुई, एक संस्था है उसकी स्थापना की गई। वो संस्था थी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन जुलाई 1838 ईस्वी में अस्तित्व में आती है। लेकिन ये लैंड होल्डर्स एसोसिएशन या इसे हम जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, तो जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए इस संस्था की नींव रखी थी। तो जमींदारों के हितों के लिए लैंड होल्डर्स एसोसिएशन जुलाई 1838 ईस्वी में स्थापित की गई और अगर सच्चे अर्थों में कहा जाए तो यह भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। लेकिन इस लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना 1838 में सिर्फ जमींदारों के हितों का यह प्रतिनिधित्व करती थी और जमींदारों का एक संगठन बन गया था कि ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासकों से जमींदार अपने हित के लिए एक ड्राफ्ट के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से वो समय समय पर ज्ञापन दिया करते थे और एक संगठन के रूप में ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश प्रशासकों से मिला करते थे अपने हित में कुछ कार्य करवाने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि सच्चे अर्थों में भारत की पहली राजनीतिक सभा थी तो वो थी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। लेकिन लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का दायरा है वो बड़ा संकुचित था क्योंकि इसको आम जनता, किसानों के हितों की कोई परवाह नहीं थी। आम भारतीयों को के साथ प्रशासन के पदों पर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है इसकी भी इन्हें कोई चिंता नहीं थी। सिर्फ जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए ये राजनीतिक सभा है उसकी स्थापना की गई थी और सारे जमींदार ही इसके सदस्य थे और ज्ञापन के माध्यम से, एक सभा के माध्यम से, एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ये समय समय पर ब्रिटिश हुकूमत से मिला करते थे। तो सच्चे अर्थों में भारत की पहली राजनीतिक सभा थी वो थी लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। जुलाई 1838 ईस्वी में ये अस्तित्व में आई। इसके बाद एक और जो संस्था है वो बंगाल में अस्तित्व में आती है, वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। वो 1843 ईस्वी में अस्तित्व में आती है। अब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नाम की ये जो संस्था थी वो आम जनता के हितों की रक्षा और आम जनता के हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली राजनीतिक संस्था थी। लेकिन इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में कुछ हद तक इसमें भी जमींदार जो वर्ग के लोग हैं वो शामिल थे। लेकिन जहां लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का पूरा उद्देश्य वो जमींदारों के हितों की रक्षा करना था, वहीं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए बनी हुई एक संस्था थी। 1851 ईस्वी में फिर एक नया संगठन है वो अस्तित्व में आता है जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कुछ नहीं था बल्कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन जो 1838 ईस्वी में स्थापित की और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों के विलय से ये जो संस्था है, ये जो संगठन है वो अस्तित्व में आया। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लैंड होल्डर्स एसोसिएशन टोटली डेडिकेटेड टू जमींदारों के हितों से संबंधित थी और उसी प्रकार बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में काफ़ी मात्रा में जमींदारी लोग शामिल थे। तो इन दोनों संस्थाओं में जब नेतृत्व करने वाला एक ही वर्ग है तो इन दोनों संस्थाओं का आपस में मर्जर हो गया, विलियन हो गया और लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से जो एक नया संगठन अस्तित्व में आया वो संगठन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 ईस्वी में अस्तित्व में आया। जितने भी इन संगठनों की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे बंगाल में अस्तित्व में आए, बंगाल में इन्होंने जन्म लिया। तो लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ये संगठन अस्तित्व में आया जिसे हम कहते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद में लेकिन इसका दायरा भी बहुत संकुचित था और इसमें जो ज़्यादातर अभिजात भूस्वामी कुलीन वर्ग है उसके हाथों में ये जितनी भी जो पूर्ववर्ती 3 संस्थाएं थी इनका नेतृत्व था। आम जनता के हितों की इनको कोई ज़्यादा परवाह नहीं थी, सिर्फ अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए और ब्रिटिश हुकूमत की जी हुजूरी करने के लिए बने हुए संगठन थे। लेकिन फिर भी दबे स्वरों में इन्होंने अपने हितों के लिए ही सही ब्रिटिश हुकूमत से उस दिशा में एक मांग तो की। बाद में अगर हम बात करें कि एक व्यापक जनहित के मुद्दों को लेकर के और आम भारतीय लोगों को जो राजनीतिक अधिकारों से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा वंचित किया जा रहा था
उन आम भारतीयों के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रह रहे भारतीय लोग हो, तो उन भारतीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए सच्चे अर्थों में जो पहला राजनीतिक संगठन खड़ा हुआ वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये 1866 ईस्वी में लंदन में अस्तित्व में आया और दादा भाई नेहरू ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की संगठन की स्थापना की। देखिए, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापित किया गया था और बाद में भारत के अलग अलग शहरों में भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन का यही उद्देश्य था कि इंग्लैंड में रह करके, लंदन में रह करके ब्रिटिश जनमत को भारत के जो संभावित राजनीतिक अधिकार जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दिए जाने हैं, उसके संदर्भ में ब्रिटिश जनमत में एक प्रकार से उदारता का वातावरण तैयार करना, ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं से परिचित कराना और ब्रिटिश जनमत के दबाव के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश प्रशासकों पर इस प्रकार से दबाव डलवाना ताकि वो भारत के लोगों को कुछ राजनीतिक अधिकार है वो दे सके, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो, भारत के धन का जो बेतहाशा निष्कासन किया जा रहा है इंग्लैंड में उस पर रोक लगे, भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, लगान की जो अत्यधिक वसूली की जा रही है उस पर कुछ अंकुश लगाया जाए। तो इन मांगों को लेकर के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम के संगठन की नींव दादा भाई नेहरू जी ने रखी 1866 में लंदन में। और दादा भाई नेहरू जी का ये संगठन वो पहला बड़ा संगठन था जिसने, चाहे वो भारत के किसी भी इलाके में रहने वाला भारतीय हो, इसने उन क्षेत्रीयताओं की सीमाओं से परे जाकर के सभी भारतीयों के सच्चे राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने का काम किया और उन्होंने भारतीयों को विभिन्न प्रकार के राजनीतिक अधिकार दिए जाने की मांग की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लंदन में स्थापित किया गया 1866 ईस्वी में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, क्योंकि 1860 ईस्वी के दशक के बाद में जो पढ़े लिखे जो वर्ग है, शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग है, मध्यम वर्ग जिसे कहा जाता है, जिसमें वकील, डॉक्टर, पत्रकार और शिक्षक, ये वो वर्ग था, अर्थात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। भारतीयों में राजनीतिक जागरण तेजी से बढ़ने लगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो नैतिकता का चरित्र है धीरे धीरे बेनकाब होने लगा और इन शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग ने पश्चिम के विचार, पश्चिम के चिंतन और पश्चिम के साहित्य और पश्चिम के राष्ट्रों की जिस प्रकार से प्रगति हो रही थी, उन सबसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने भारत के संदर्भ में भी इसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार, इसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रगति, इसी प्रकार की आर्थिक समृद्धि है उसकी मांग करने लगे। और इन मांगों को प्रारंभिक स्तर पर गति देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। तो बंगाल में एक ऐसा ही संगठन खड़ा हुआ, इंडियन लीग, 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इस इंडियन लीग नामक संगठन की नींव रखी और सभी भारतवासियों में राष्ट्रवादी की भावना जागृत करना और भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, अर्थात उनको इस बात को समझाना कि आज आप लोगों की जो दशा हो रही है, जो आप लोग जो जगह जगह काल पड़ रहे हैं, उसके पीछे कौन सा तत्व है वो काम कर रहा है। हम सभी राजनीतिक रूप से एक ही साझे शत्रु के द्वारा पीड़ित है। इस तरह का राजनीतिक जागरण का काम है वो इंडियन लीग ने किया। तो शिशिर कुमार घोष ने बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की 1875 ईस्वी में और इसका जो प्रमुख कार्य था वो राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। बाद में इसी इंडियन लीग का एक व्यापक उद्देश्यों के साथ एक नई संस्था के रूप में कन्वर्जन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है और उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। 1876 ईस्वी में यह संस्था अस्तित्व में आई थी इंडियन लीग के स्थान पर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता नाम की जो ये राजनीतिक संस्था है, जो राजनीतिक संगठन है, इसके दो प्रमुख नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और ये इंडियन एसोसिएशन और कैलकाटा नाम की ही संस्था थी जिसने एक बहुत बड़ा व्यापक दायरा रखा अपनी सोच का, लोगों को शामिल करने का। हालांकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने कोशिश की कि भारत के बाहर अलग अलग शहरों में भी इसकी शाखाएं स्थापित की जाए और इसने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर यह भी प्रयास किया कि सभी शिक्षित बुद्धिजीवियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके किसी एक बड़े अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक संगठन की स्थापना की जाए ताकि सामूहिक रूप से सभी पढ़े लिखे लोगों की एक चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद की वास्तविक लड़ाई है उसको लड़ा जा सके। और एक ऐसा संगठन हमारे पास में होना चाहिए जिसके माध्यम से हम एक सामूहिक अभिव्यक्ति, एक सामूहिक मांग पत्र है ब्रिटिश हुकूमत के सामने
पेश कर सके, जाति, धर्म, क्षेत्र और प्रदेश की भावनाओं से ऊपर उठकर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें एक सच्चे अर्थों में एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है, ऐसा मानना था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की इन्हीं मांगों के कारण से उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी संगठन भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से बंगाल में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं गठित हुई, उसी समय 18वीं-19वीं सदी के पूर्व उत्तरार्ध में शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग है उनका भी तेजी से उभार हुआ बंबई में। और बंबई में जो देश और राष्ट्र के प्रति चिंता करने वाले कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी अपने अपने इलाके में लोगों को राजनीतिक जागरण करने के लिए, उनको राजनीतिक शिक्षा देने के लिए, पश्चिम के विचार, चिंतन और मूल्य प्रणाली से परिचित करवाने के लिए और भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत है किस तरह का व्यवहार कर रही है उसके संदर्भ में लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों में उस प्रकार की राजनीतिक चेतना जगाने के लिए बंबई में भी अनेक प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं हैं वो खड़ी हुई। तो सबसे पहले बंबई में जो राजनीतिक संस्थाएं खड़ी हुई वो थी बॉम्बे एसोसिएशन, अगस्त 1852 में। जो ये बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम की जो संस्था स्थापित हुई थी, उसी की तर्ज पर बंबई में बॉम्बे एसोसिएशन नाम की संस्था है वो गठित हुई। इसी प्रकार से मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन के नाम से वो संस्था स्थापित हुई। तो बॉम्बे एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बंगाल में स्थापित हुई थी, उसी की महाराष्ट्र में एक शाखा का नाम था। अगस्त 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और भेदभावपूर्ण सरकारी नीतियों के विरुद्ध सिर्फ सरकार को सुझाव देना इसका काम था। अर्थात सरकार से ये कहते थे कि प्रशासन में कुछ भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए और विधायी कार्यों में कुछ गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद पर निर्भर नहीं रह करके कुछ अतिरिक्त सदस्यों को जब विधान बनाने का कार्य किया जाए तो उन लोगों को शामिल है वो किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। तो बॉम्बे एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बंबई की शाखा थी और जिसने भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव दिए। सरकार को सुझाव इन्होंने दिए, इन्होंने सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया कि सिर्फ संसदीय तरीके से, सिर्फ ज्ञापनों के माध्यम से, सिर्फ प्रार्थना पत्र के माध्यम से और लोगों को उन मुद्दों पर एकजुट करने का कार्य है, लोगों में उन मुद्दों के प्रति एक समझ विकसित करने का कार्य है, इन संस्थाओं और इन संगठनों के माध्यम से किया गया। इसी प्रकार का बंबई में एक दूसरा संगठन था, वो थी पूना सार्वजनिक सभा। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा नाम के एक नई राजनीतिक संगठन है, उसका अस्तित्व होता है। ये नए राजनीतिक संगठन की नींव रखी जाती है और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इसके प्रमुख नेता थे, वो थे जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, जीपी जोशी, एचएस चिपलुंकर और अन्य ने इसकी नींव रखी। सरकार और जनता के बीच में निर्णय सेतु का कार्य किया, अर्थात स्थानीय स्तर पर जो पूना के लोग, बंबई के लोग जिन राजनीतिक समस्याओं, जिन से पीड़ित थे, जिन राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, वो मांगे वाजिब थी और सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम है वो पूना सार्वजनिक सभा ने किया और उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों में राजनीतिक जागरण का काम किया, राजनीतिक शिक्षा दी, राजनीतिक मुद्दों पर उन लोगों को एकजुट करने का कार्य किया। इसी प्रकार से एक और जो महत्वपूर्ण संगठन था जिन्होंने लोगों में राजनीतिक जागरण का और एक प्रकार से आरंभिक राष्ट्रवादी के विकास में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो एक और संगठन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नाम के संगठन की नींव है 1885 ईस्वी में रखी गई। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोजा मेहता और केटी तलैंग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब हम बात कर लेते हैं कि मद्रास में भी इसी प्रकार से शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा कुछ राजनीतिक संस्थाओं की नींव रखी गई। तो मद्रास नेटिव सोसाइटी 1852 ईस्वी में, लेकिन मद्रास नेटिव सोसाइटी भी बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो मद्रास की शाखा का ही नाम था और इस पर ज़्यादातर अभिजात वर्ग का और कुलीन वर्ग की प्रधानता थी, लेकिन इन्होंने भी कुछ राजनीतिक मांगों की प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को वो मांग की। इसके अलावा जो मद्रास का महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन जिसने राजनीतिक जागरण का काम किया, राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया वहाँ के लोगों में, वो एक और संगठन था मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1881 से और 1884 ईस्वी के बीच में ये एक सुस्थापित संगठन के रूप में हमारे सामने उभर करके आता है और इसकी स्थापना में जिन महत्वपूर्ण नेताओं की, जिन महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों की भूमिका रही, उनमें हम नाम ले सकते हैं एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्ली। इसके अलावा भारत के अनेक कोनों में, जैसे इलाहाबाद में इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन और लाहौर की इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी
इसी दौरान हुई, अर्थात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन संगठनों की स्थापना 1870 और 1880 के दशक में, और इन्होंने भी अपने स्तर पर अपने स्थानीय लोगों में राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक जागरण और राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने का कार्य किया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो संगठन है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो अलग अलग इलाकों में, जो अलग अलग आधारों पर और जिनका अलग अलग आयाम था, ये जो संगठन खड़े हुए, इनकी क्या लिमिटेशंस थी। अगर इन संगठनों को ज़्यादातर देखा जाए तो ज़्यादातर का आधार है वो क्षेत्रीय थे। वो अपने स्थान विशेष के लोग ही उसके सदस्य थे। स्थान विशेष के जो राजनीतिक समस्याएं हैं, राजनीतिक मांगों को इन्होंने उठाया और ब्रिटिश हुकूमत के सामने, ब्रिटिश प्रशासक के सामने और ब्रिटिश संसद के सामने इन्होंने प्रार्थना पत्र, याचिकाओं और ज्ञापन के माध्यम से वो मांगे हैं वो पेश की। तो ज़्यादातर का आधार क्षेत्रीय था और उनमें से किसी भी संगठन की, बहुत कम ऐसे संगठन थे जिनका एक व्यापक अखिल भारतीय आयाम था, या मैं कहूं कि अखिल भारतीय आयाम वाला कोई भी संगठन इस समय खड़ा नहीं हो पाया। क्योंकि अगर अखिल भारतीय आयाम वाला संगठन खड़ा हो चुका होता तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फिर क्या आवश्यकता रहती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसीलिए अलग अलग बुद्धिजीवियों को आवश्यकता थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि क्षेत्रीय आधार पर ये राजनीतिक संगठन, राजनीतिक इकाइयां, राजनीतिक जागरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं की तब तक कोई उपादेयता नहीं होगी जब तक ये अखिल भारतीय स्तर पर इन शिक्षित बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने वाला राजनीतिक संगठन है वो खड़ा नहीं कर दिया जाए, ताकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक सामूहिक भारतीय अभिव्यक्ति के रूप में चुनौती दी जा सके, उस राजनीतिक अधिकारों की मांग की जा सके। तो ज्यादातर जितने भी संगठन खड़े हुए कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, वो ज्यादातर का आधार क्षेत्रीय था और ये संकीर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, अर्थात अपने क्षेत्र विशेष की जो राजनीतिक समस्याएं थी उन्हीं का ये प्रतिनिधित्व करते थे और इन्होंने उसमें अखिल भारतीय स्तर की जो समस्याएं थी उनके संदर्भ में कोई व्यापक दृष्टिकोण इन्होंने पेश नहीं किया। हालांकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने इस दिशा में एक प्रयास किया और दादाभाई नेहरू जी के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने भी उस दिशा में एक प्रयास किया था, लेकिन ज्यादातर संगठनों संकीर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करते थे और अधिकतर की दृष्टि है वो अभिजात्य थे। यहां पर मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, अर्थात 1850 ईस्वी से पहले जितने भी संगठन स्थापित हुए वो ज्यादातर अभिजात वर्गीय और संभ्रांत वर्गों का नेतृत्व में काम करते थे। लेकिन 1860 के दशक के बाद में जो भी राजनीतिक संगठन खड़े हुए, जो भी राजनीतिक संस्थाएं क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर के खड़ी हुई, उनका प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे वर्ग, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक जैसे वर्गों के द्वारा किया गया, जिनकी दृष्टि ज्यादा प्रगतिशील थी और वो ज्यादा व्यापक राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि इसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं थी, आम लोगों की भागीदारी नहीं थी, आम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार के कोई राजनीतिक जागरण का कार्य नहीं किया और ज्यादातर संगठन ने सिर्फ अपने निकटता से जुड़े हुए लोगों और शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में ही राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की प्रयास किया। और भारतीय जनता का बड़ा व्यापक समूह और ग्रामीण समुदाय है इस पूरी प्रक्रिया से, इस पूरे राजनीतिक जागरण की प्रक्रिया से अछूता था और इस विराट काम को करने की जिम्मेदारी एक ऐसे अखिल भारतीय संगठन की थी जिसे बाद में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना सबसे पहला काम ये कहा कि कांग्रेस में ज्यादातर समुदाय के बीच में राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक जागरण को प्रोत्साहन देना। लेकिन कांग्रेस से पूर्व जितने भी संगठन खड़े हुए उन सब की दृष्टि है वो, उनका आधार क्षेत्रीय था, संकीर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, अधिकतर की दृष्टि अभिजात्य थी। लेकिन इनकी इन सीमाओं को इनकी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार से थी, कम से कम इन संगठनों के माध्यम से और इन संगठनों से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने उस स्तर पर कुछ प्रयास तो किया। अर्थात वो एक साथ ही, आप ये कहे कि एक साथ ही कोई संगठन खड़ा होगा, अखिल भारतीय मुद्दों को उठाएगा, सभी लोगों की उसमें व्यापक सहभागिता हो जाएगी, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक जो संगठन है, प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक विजन है वो सैन्य जन्म लेता है और बाद में धीरे धीरे वो एक विशाल वट वृक्ष के रूप में तब्दील होता है। तो हमें इन संगठनों की उपादेयता और महत्व को इसी संदर्भ और इसी रूप में देखने की आवश्यकता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जितने भी संगठन खड़े हुए उनका मुख्यतः मध्यम वर्ग, जैसे मैंने कहा, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षित भारतीयों के द्वारा किया गया और इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में ही सही लोगों में राजनीतिक जागरण का काम किया। कुछ अखिल भारतीय राजनीतिक मुद्दों को भी उठाया, जैसे प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी और शिक्षा के प्रसार से संबंधित कुछ मांगे हैं वो भी रखी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितने भी राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उन्होंने अपने अपने इलाके में अपने अपने स्तर पर कुछ ऐसे काम किए जिन्हें की प्रकृति के स्तर पर उनको
अखिल भारतीय या सभी लोगों के सामूहिक हित से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जिन राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई और उन संगठनों के द्वारा जो महत्वपूर्ण अभियान किए गए, जो महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की गई, अगर हम उन्हें बिंदुवार देखना चाहें तो कुछ महत्वपूर्ण अभियान है वो इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। सबसे पहले 1875 ईस्वी में कपास पर जो आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में भारतीयों के द्वारा एक विरोध है वो दर्ज करवाया गया। इसके अलावा सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु 1878 और 79 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के द्वारा सिविल सर्विसेज का एक आंदोलन है वो भी चलाया गया। लॉर्ड लिटन की अफगान नीति के विरोध में भी भारतीयों ने अपनी आवाज उठाई। शस्त्र अधिनियम के विरोध में उन्होंने शस्त्र अधिनियम का विरोध में उन्होंने अपनी याचिकाएं, अपने प्रार्थना पत्र पेश किए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध किया गया और स्वयंसेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन की मांग की गई। और ब्रिटेन के द्वारा जो लागू किए गए थे प्लांटेशन लेबर और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है उसका भी इन विभिन्न राजनीतिक संगठनों के द्वारा विरोध किया गया। इसके अलावा इल्बर्ट बिल के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने अपना समर्थन है वो व्यक्त किया। राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु एक अखिल भारतीय कोष की स्थापना के संदर्भ में विशेष तौर पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने ये मांग रखी कि जब भी भारतीयों को राजनीतिक प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो एक अखिल भारतीय कोष की स्थापना की अनुमति उन्हें दी जाए। ब्रिटेन में भारतीयों का समर्थन करने वाले दलों के लिए मतों हेतु अभियान चलाया, जैसे दादा भाई नेहरू जी का इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम का संगठन था। इसी प्रकार से इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के जो कम कर दी गई थी उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया। तो हम जैसे कि इंडियन सिविल सर्विसेज का जो आंदोलन है जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के द्वारा चलाया गया 1876 में क्या किया गया था कि जो सिविल सर्विस परीक्षा में जो बैठने की आयु है उसको 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने लोगों के सामने इस मत को उजागर किया कि ब्रिटिश प्रशासन कभी नहीं चाहता कि भारतीय लोग सिविल सेवा में चुनकर के आए और प्रशासन के उच्च पदों पर बैठे। तो इसके लिए एक सशक्त मूवमेंट है वो खड़ा किया गया जिसे इंडियन सिविल सर्विस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस इंडियन सिविल सर्विस आंदोलन को खड़ा करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अगर हम बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विसेज के पहले सदस्य थे और 1874 ईस्वी में उसको कुछ एलिगेशन लगा करके इंडियन सिविल सर्विस से बाहर कर दिया गया। इसके बाद में वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसी उद्देश्य की ताकि भारतीयों में ये राजनीतिक संदेश है वो पहुंचाया जा सके, भारतीयों को इन राजनीतिक मुद्दों पर एकजुट किया जा सके कि ब्रिटेन के जो प्रशासक चाहते ही नहीं कि कोई भी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चुन करके आए, और अगर चुनकर आ भी गया तो उसको महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बिठाया जाएगा, और बिठा भी दिया गया तो ब्रिटिश लॉबी इतनी सशक्त है, उनमें जातीय दंभ इस कदर हावी है कि वो भारतीयों को महत्वपूर्ण पदों से वो कोई एलिगेशन लगा करके अगर कोई भारतीय व्यक्ति सिविल सर्विस में चुनकर आ जाता है तो उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ किया था। और उसी समय 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने सिविल सर्विस परीक्षा में जो बैठने की आयु जो पहले 21 वर्ष थी, पहले ही बहुत टफ होता था किसी भारतीय के लिए उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, लेकिन जब 19 वर्ष कर दी गई तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने अखिल भारतीय स्तर की एक आवाज बुलंद की कि ब्रिटिश हुकूमत का पूरा उद्देश्य है कि सिर्फ उसने दिखावे के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की बात की है, बिना किसी भेदभाव के आयोजन की बात की है। लेकिन देखिए कि 21 साल से आप 19 साल उस एग्जाम में बैठने की आप आयु सीमा निर्धारित कर देते हैं और वो परीक्षा इंग्लैंड में हो रही है, उसका पूरा सिलेबस अंग्रेजों के अनुकूल है, तो ये एक तरह से भारतीयों को इस परीक्षा से बाहर करने की पूरी सोची समझी चाल है। और इसी को लेकर के सिविल सर्विसेज नाम का एक आंदोलन है वो चलाया गया। तो ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के कुछ राजनीतिक संगठन और उनकी गतिविधियां थी, लेकिन ये संगठन थे वो सारे क्षेत्रीय आधार पर काम करते थे और अखिल भारतीय स्तर पर जो पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये महसूस कर रहे थे कि हमारा कोई एक अखिल भारतीय स्तर का एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए जहाँ पर अलग अलग इलाकों के राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग एक मंच पर आकर के एक साझी अखिल भारतीय राजनीतिक अधिकारों की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है वो पेश कर सके। और इसी समय क्या हुआ था कि भारतीयों में तेज गति से राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष और शिक्षित भारतीयों में तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो कांग्रेस की स्थापना इसी पृष्ठभूमि में हुई। कांग्रेस की स्थापना से पहले अगर उसकी स्थापना की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो कांग्रेस के गठन से पूर्व एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की पूरी तरह से बैकग्राउंड है वो बन चुका था, काफी हद तक
बन चुका था, क्योंकि विभिन्न अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं खड़ी हो गई और उन राजनीतिक संस्थाओं में शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा उनका नेतृत्व किया जा रहा था और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक अधिकारों की मांग की जा रही थी। बस अब उन अलग अलग इलाकों में फैले हुए शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग को एक मंच पर लाने की आवश्यकता। इसी समय कुछ ऐसे ब्रिटिश प्रशासक थे जिनको भी ये लग रहा था कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे ही एक सिविल सर्वेंट का नाम लिया जाता है, वो थे A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम को पूरा नाम है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो A.O. ह्यूम नाम के एक सिविल सर्वेंट थे, वो रिटायर्ड हो गए थे और रिटायर्ड के बाद में उन्होंने भारत में ही बसने की इच्छा जाहिर की। और एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम है, वो भी ये देख रहे थे कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना तेजी से बढ़ रही है और वो भी भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार है वो मिलने चाहिए, इसको लेकर के वो थोड़े से जागरूक थे। और वो कभी भी, लेकिन A.O. ह्यूम है वो होने को तो एक अंग्रेज अफसर थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत में से ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो। लेकिन A.O. ह्यूम ये भी नहीं चाहते थे कि भारतीयों की राजनीतिक मांगों को, राष्ट्रीय चेतना को ज़्यादा समय तक दबा करके रखा जाए। और A.O. ह्यूम ने 1870 और 1860 के दशक में जो तेज गति से जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही थी, उनसे ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि भारतीयों की राजनीतिक मांगों को, राजनीतिक अधिकारों को ज़्यादा समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। और अगर भारतीयों के असंतोष को अगर हम दबा करके रखेंगे तो 1857 के विद्रोह जैसा एक और बड़ा संकट है, ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश हुकूमत के लिए खड़ा हो सकता है। दूसरा, A.O. ह्यूम है वो स्वयं भी ये चाहते थे कि भारतीयों को कुछ राजनीतिक अधिकार दे दिए जाए, भारतीयों को प्रशासन में कुछ भागीदारी मिल जाए, या भारतीयों की वाजिब मांगों पर विचार करने के लिए कोई अखिल भारतीय स्तर की प्रकृति का एक संगठन है वो खड़ा होना चाहिए। हालांकि A.O. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे, इसको लेकर के भारत के इतिहासकारों ने और इतिहास लेखन में अलग अलग मत है वो दिए गए और अगले व्याख्यान में हम विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे कि A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में जो योगदान दिया, कांग्रेस की स्थापना में जो सक्रिय भूमिका निभाई, उसके पीछे उनके क्या उद्देश्य थे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। तो A.O. ह्यूम भी ये चाहते थे कि भारतीयों का एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित होना चाहिए और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा है वो, जिसे कांग्रेस का पूर्वगामी संगठन है वो कहा जाता है, वो भी ये चाहती थी कि अलग अलग इलाकों में फैले हुए शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को मिलने के लिए कोई एक साझा राजनीतिक मंच होना चाहिए, एक अखिल भारतीय स्तर की प्रकृति का कोई संगठन होना चाहिए, ताकि ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक सामूहिक मांग है उसकी अभिव्यक्ति की जा सके, जिससे उन्हें लगता था कि इन प्रारंभिक दौर के राष्ट्रवादियों को कि ब्रिटिश हुकूमत हो सकता है कि जब हम सभी लोग अलग अलग इलाकों के मिलकर एक ही मांग पेश करेंगे एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन के माध्यम से, तो हो सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत उन राजनीतिक मांगों को स्वीकार करें और भारतीयों की भलाई के लिए कुछ कार्य करें। तो ऐसा ही मानना A.O. ह्यूम का था और ऐसा ही मानना उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे प्रारंभिक उदारवादी राष्ट्रवादियों का था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने सबसे पहला प्रयास किया कि उन्होंने ये प्रयास किया कि अलग अलग इलाकों में फैले हुए जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका सबसे पहले कोई एक कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित कर ली जाए। तो एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1883 ईस्वी में कैलकाटा में किया गया और ये कैलकाटा में किसके द्वारा किया गया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के द्वारा, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का संगठन था, की राजनीतिक संस्था थी। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस वो ये चाहते थे कि एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन के माध्यम से अलग अलग इलाकों के शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षित जो चिंतक समूह है जिसमें मध्यम वर्ग है, उनके लोगों को एक मंच पर लाया जाए और फिर उसके बाद में हम सोचेंगे कि अखिल भारतीय इस तरह के संगठन की स्थापना किस तरह की जाए। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा की पहल पर एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1883 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया और बाद में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें कई मुद्दे हैं वो पास किए। सबसे पहले जो मुद्दा है वो यही पास किया गया कि सिविल सेवा में परीक्षा में बैठने की आयु है वो 19 से बढ़ा करके 22 साल की जाए। इसके अलावा जो सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए, प्रशासन में भारतीयों को भी सहभागिता दी जाए, भारत के उद्योगों को कुछ संरक्षण दिया जाए और जिस तरह से जो ये आर्म्स एक्ट है और इल्बर्ट बिल है उसके समर्थन में इन्होंने अपने प्रस्ताव है वो पास किए और आर्म्स एक्ट का विरोध किया गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध है इस कॉन्फ्रेंस में किया गया। बाद में इसी कॉन्फ्रेंस के जो सकारात्मक परिणाम निकले तो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का ही एक तरह से बदला हुआ रूप है, एक नए संगठन की नींव रखी गई
वो थी इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने अलग अलग इलाकों में फैले हुए शिक्षित, बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग के लोगों का एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया कलकत्ता में 1883 ईस्वी में। और उसमें जिन मांगों पर सहमति बनी उसके आधार पर इंडियन नेशनल यूनियन 1884 ईस्वी में वो अस्तित्व में आया। इंडियन नेशनल यूनियन अब संगठन अस्तित्व में आ गया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के शिक्षित, बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग, वकील, डॉक्टर, पत्रकार वर्ग के लोग हैं वो शामिल थे। ये वो लोग शामिल थे जो कि बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो ये चाहते थे कि भारत का लोगों का एक साझा मंच है वो तैयार होना चाहिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को सशक्त चुनौती देने के लिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से अपनी मांगे मनवाने के लिए अखिल भारतीय स्तर की प्रकृति का कोई संगठन होना चाहिए। तो इंडियन नेशनल यूनियन में अलग अलग इलाकों के जो अपने अपने इलाके में राजनीतिक संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लोग हैं वो शामिल हो गए। और इसी इंडियन नेशनल यूनियन जो 1884 ईस्वी में अस्तित्व में आया, उसमें एक निर्णय लिया गया कि इसमें एओ ह्यूम भी इसमें सक्रिय हो गए थे। और इंडियन नेशनल यूनियन और एओ ह्यूम ने यह तय किया कि पूना में विभिन्न गतिविधियों का एक सम्मेलन है आयोजन किया जाएगा, कि पूना में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, क्योंकि पूना की जो सार्वजनिक सभा ने उस तरह का एक कोष इकट्ठा कर लिया था। और पूना की सार्वजनिक सभा ने ये रुचि जाहिर की थी कि ये इंडियन नेशनल यूनियन का जो अगला जो सम्मेलन है वो पूना में आयोजित किया जाना चाहिए और आगे की रणनीतियों को, ताकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप है वो दिया जाए। और मार्च 1885 में आयोजन की तिथि भी रख दी गई कि इंडियन नेशनल यूनियन ने पूना में मार्च 1885 ईस्वी में सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि पूना में प्लेग फैल गया और प्लेग के कारण से इंडियन नेशनल यूनियन का जो सम्मेलन जो पूना में आयोजित किया जाना था वो पूना में आयोजित नहीं हो सका। हालांकि इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मेलन की तारीख और स्थान वो पूना में तय किया गया था मार्च 1885 में। लेकिन जब पूना में प्लेग फैल गया तो इंडियन नेशनल यूनियन ने अपना जो है अधिवेशन है वो बंबई में शिफ्ट कर दिया। और बंबई में ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये सम्मेलन आयोजित हुआ। और बंबई के भी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल यूनियन के प्रतिनिधि जाकर के मिले। उसमें 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन 72 प्रतिनिधि वो थे जिनको मान्यता प्राप्त की गई, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया। और इंडियन नेशनल यूनियन का जो बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में अधिवेशन हुआ, उसी में पहली बार इस इंडियन नेशनल यूनियन को कांग्रेस का नाम दिया गया, अखिल भारतीय कांग्रेस का नाम दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। और इसको कांग्रेस का नाम देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नेहरू जी। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक चिर प्रतीक्षित अखिल भारतीय स्तर के एक संगठन है वो अस्तित्व में आता है। उस संगठन का वो इंडियन नेशनल यूनियन है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में तब्दील हो जाता है। और इंडियन नेशनल यूनियन को इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम देने का श्रेय जिसको दिया जाता है वो दिया जाता है दादा भाई नेहरू जी। लेकिन यह विडंबना की बात है कि जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस की संगठन के बारे में सबसे पहले जिसने कॉन्सेप्ट में सोचा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। तो ना तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए, ना आनंद मोहन बोस और ना इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के प्रतिनिधि, क्योंकि एक दूसरा इंडियन अखिल भारतीय सोशल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है वो उसी समय जिस समय बंबई में इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मेलन आयोजित हो रहा था, उसी समय दूसरा सोशल कॉन्फ्रेंस है वो कलकत्ता में 1885 में आयोजित हुआ। लेकिन इस कांग्रेस के जो प्रमुख आर्किटेक्ट जो माने जाते हैं उसमें 3 व्यक्तियों को लिया जाता है, एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस से इंडियन नेशनल यूनियन और इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में अस्तित्व में आया। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके 3 प्रमुख आर्किटेक्ट माने जाते हैं वो माना जाता है एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संगठन की स्थापना हुई। उस संगठन का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको कांग्रेस नाम देने का श्रेय दादा भाई नेहरू जी को दिया जाता है। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किन उद्देश्यों को,
किन लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, कांग्रेस किस दिशा पर चलेगी, कांग्रेस के आगामी कार्यक्रम क्या होंगे, इसकी व्यापक जिक्र हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे। 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों को, अपनी कार्य योजना को किस प्रकार से अंजाम दिया, इसकी हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस व्याख्यान से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं। तो इस व्याख्यान से संबंधित यूपीएससी के एग्जाम हो या आरपीएससी की हो या यूजीसी नेट के एग्जाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो या विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम हो, अक्सर बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाते रहे। क्योंकि इसमें जैसे हमने पढ़ा कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के अलग अलग राजनीतिक संगठन, कांग्रेस तो उन संगठनों की ईयर पूछी जा सकती है, उन 3-4 संगठनों का नाम दिया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है पूना सार्वजनिक सभा से कौन सा राष्ट्रवादी कार्यकर्ता नहीं जुड़ा हुआ था, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसकी देन है, या मद्रास महाजन सभा किसकी देन है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, और इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने की, या इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ एक संकल्पनात्मक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 1850 से दशक से पहले ज्यादातर जो संगठन हुए वो संकुचित हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, अभिजात और कुलीन वर्ग के लोगों का उसमें सहभागिता थी। लेकिन 1860 ईस्वी के बाद में जो भी संगठन खड़े हुए उनमें शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग, वकील है, डॉक्टर है, पत्रकार है, शिक्षक जैसे प्रगतिशील विचार वाले लोगों का प्रतिनिधित्व था। उन लोगों के द्वारा उन संगठनों को खड़ा किया गया। इसके अलावा जैसे दादा भाई नेहरू के संगठन से संबंधित भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, और ज्यादातर ये भी पूछे जा सकते हैं, आपसे दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी संगठन थे उनका आधार क्षेत्रीय था, उनकी दृष्टि संकुचित थी, उन पर ज्यादातर अभिजात वर्गीय लोगों का प्रतिनिधित्व था। लेकिन 1860 ईस्वी के बाद में जो संगठन आए उनका आधार तो क्षेत्रीय था, उनकी उसमें सीमित लोगों का प्रतिनिधित्व था, जन सहभागिता उसमें नहीं थी। लेकिन अब शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के हाथों में उन संगठनों का जो कमान है वो आ गई थी। तो इस प्रकार से संबंधित संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक और अवधारणात्मक प्रश्न है इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।